आगे की बात शुरू करने से पहले आप यह छोटा सा वीडियो देखिए और आगे की बात मैं इस वीडियो के सहारे करूंगा। आप हवा में तनी हुई करीब 100 मीटर लंबी रस्सी पर फिसलता हुआ पुतला देख रहे हैं। रस्सी दो खंभों के सहारे बंधी हुई है। रस्सी का एक सिरा ऊंचाई पर और दूसरा सिरा ढलान की तरफ है। अब इस वीडियो में एक परिवर्तन कर देते हैं, काल्पनिक परिवर्तन, जो अभी तो कल्पना है लेकिन इतिहास में सच रहा है। हवा में तनी 100 मीटर लंबी रस्सी पर पुतले की जगह किसी इंसान को बिठाते हैं। कल्पना में कोशिश करके देखते हैं कि कोई इंसान उस रस्सी पर फिसलने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कल्पना में कोई भी इंसान तैयार नहीं हो रहा है। क्या आपकी कल्पना में कोई तैयार हुआ? साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में मनाए जाने वाले एक उत्सव के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस उत्सव के बहाने यह इशारा किया जाएगा कि कैसे संस्कृति और परंपरा की आड़ में अवैज्ञानिकता और अमानवीयता को जीवित रखने के प्रयास जारी हैं। यह उत्सव उत्तराखंड के अनेक इलाकों में एक मेले के रूप में मनाया जाता है। इस मेले को कठबद्दी मेले के नाम से जाना जाता है। कठबद्दी यानी काठ का बादी। काठ का बादी शब्द युग्म से ही आज का पहला सवाल निकलता है। आज का पहला सवाल यह है कि ये बादी कौन है जिसे काठ का बनाया गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या संस्कृति क्रूर भी होती है। तीसरा सवाल यह है कि क्या लोग अपने अमानवीय और अत्याचारी होने पर शर्मिंदा होने की बजाय अत्याचार का उत्सव मनाकर खुश भी हो सकते हैं। आज इन तीनों सवालों को समझने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मैं उत्तराखंड के कठबद्दी मेले को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट पर काम करने का विचार मुझे उत्तराखंड के कवि मोहन मुक्त की एक कविता पढ़कर आया। मोहन मुक्त का एक काव्य संग्रह है, हम खत्म करेंगे। इस संग्रह में एक कविता है, प्रिय पुल बनाने वालों। इस कविता में मोहन मुक्त ने उत्तराखंड की एक दलित जाति का जिक्र किया है। वह जाति है बादी। बादी उत्तराखंड की एक दलित जाति है। यह बहुत ही मार्मिक और उत्तराखंड के सवर्णों द्वारा उत्तराखंड के दलितों पर किए गए शोषण की कई परतों को हमारे सामने रखती है। इसी कविता के अंत में मोहन मुक्त ने बादी जाति पर सवर्णों द्वारा किए गए जुल्मों के इतिहास के 2 रेफरेंस दिए हैं। मोहन मुक्त ने यमुना दत्त वैष्णव की किताब कुमाऊं का इतिहास से एक लंबा उद्धरण दिया है। कुमाऊं के खस मानव समुदाय के इतिहास पर केंद्रित यह किताब 1877 में प्रकाशित हुई। दूसरा रेफरेंस उन्होंने 1882 में प्रकाशित और एटकिंसन द्वारा लिखित गैजेटियर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का दिया है। एटकिंसन कुमाऊं क्षेत्र में सिविल सर्वेंट थे। अपने गैजेटियर में एटकिंसन ने सवर्णों द्वारा बादी जाति पर किए जाने वाले जुल्मों को दर्ज किया है। इन किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। आगे की बात शुरू करने से पहले आप यह छोटा सा वीडियो देखिए और आगे की बात मैं इस वीडियो के सहारे करूंगा। आप हवा में तनी हुई करीब 100 मीटर लंबी रस्सी पर फिसलता हुआ पुतला देख रहे हैं। रस्सी दो खंभों के सहारे बंधी हुई है। रस्सी का एक सिरा ऊंचाई पर और दूसरा सिरा ढलान की तरफ है। पुतले के फिसलना शुरू करते ही रस्सी के आसपास और नीचे खड़े लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। वे खुशी से नाच उठते हैं, चिल्लाते हैं, झूमते हैं। जैसे जैसे पुतला दूरी कम करता जाता है वैसे वैसे लोगों की खुशी बढ़ती जाती है। ऊंचाई पर तनी हुई रस्सी से फिसलता हुआ पुतला जैसे जैसे रस्सी के निचले हिस्से तक पहुंचता है, लोग खुशी से पागल हो उठते हैं। फिसलने के दौरान पुतले को पहनाए गए कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे हैं। एक बात जो वीडियो में नहीं दिख रही है वो ये है कि
फिसलते हुए पुतले के बीच वाले भाग में कितनी गर्मी पैदा हो रही होगी। पुतले के शरीर का वह भाग जिस पर उसे रस्सी पर टिकाया गया है, क्या वह भाग जल रहा होगा, उसमें से धुआं निकल रहा होगा। आप सोचिए और शर्मिंदा हो जाइए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़कर उन्हें अपने गालों पर लगाओ। क्या हथेलियों के घर्षण से गर्मी पैदा हुई? अगर हथेलियों के घर्षण से गर्मी पैदा हो रही है तो भारी पुतले के हवा में तनी रस्सी पर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलने से कितनी गर्मी पैदा हो रही होगी। ये कौन लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके लिए यह उत्सव है? क्या रस्सी पर फिसलता हुआ पुतला नीचे खड़े लोगों में से कोई एक होगा? अब इस वीडियो में एक परिवर्तन कर देते हैं, काल्पनिक परिवर्तन, जो अभी तो कल्पना है लेकिन इतिहास में सच रहा है। हवा में तनी 100 मीटर लंबी रस्सी पर पुतले की जगह किसी इंसान को बिठाते हैं। कल्पना में कोशिश करके देखते हैं कि कोई इंसान उस रस्सी पर फिसलने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कल्पना में कोई भी इंसान तैयार नहीं हो रहा है। क्या आपकी कल्पना में कोई तैयार हुआ? क्या कहा? नहीं हो रहा है। आपकी कल्पना में भी कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई तो होगा जाबाज युवक। नहीं, कोई नहीं। फिर भी क्या आप उस रस्सी पर अपने बेटे को बिठाना चाहोगी? अपने भाई को? क्या कहा? नहीं। अपने पिता को बिठाना चाहोगे? क्या कहा? उनको भी नहीं बिठाना चाहोगे। तो इस रस्सी पर किस इंसान को बिठाया जाए? क्या उत्तराखंड के किसी ब्राह्मण को बिठाया जाए? सुना है उस पर भगवान की कृपा कुछ ज्यादा होती है। तो क्या भगवान की कृपा का कवच पहनकर उत्तराखंड का ब्राह्मण उस रस्सी पर बैठना चाहेगा? क्या कहा? नहीं। तो उसे भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है। तो सवाल अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है कि उस रस्सी पर किस इंसान को बिठाया जाए। अब आपकी कल्पना उस इंसान की तरफ बढ़ चुकी है जिसे इस रस्सी पर बिठाया जा सकता है। लगता है आपने सही आदमी की पहचान कर ली है। आपने पहाड़ के ठाकुरों, राजपूतों की भीड़ की तरफ इशारा कर दिया है। इन्हें तो तलवारबाजी का और बहादुरी का बहुत ही अभिमान है। क्या इनमें से कोई हवा में तनी रस्सी पर बिना सुरक्षा कवच के और बिना सुरक्षा साधनों के फिसलना चाहेगा? क्या कहा? राजपूत और ठाकुर डर रहा है। फिर कौन इंसान हो सकता है जिसे इस रस्सी पर बिठाया जाए? अरे, आप सबकी निगाहें उस आदमी की तरफ क्यों बढ़ गई हैं? अरे ये क्या, आप सब ने मिलकर उसको पकड़ लिया है? अरे वो छूटने के लिए छटपटा रहा है। अरे ये क्या, आपने तो हिंसा शुरू कर दी है। उसे रस्सी पर बिठाने के लिए आप उसे पीट रहे हैं। ये क्या, आप कह रहे हैं कि अपने देवता को खुश करने के लिए किसी को तो रस्सी पर फिसलना होगा, किसी को तो अपनी जान की बाजी लगानी होगी, किसी को तो अपनी जान कुर्बान करनी होगी। लेकिन ये आदमी है कौन जिसे आप सब ने मिलकर दबोच रखा है? और लो, आपने उसे रस्सी पर बिठा ही दिया है। हवा में तनी रस्सी पर फिसलते हुए उसके पैर सीधे रहें, इसके लिए आपने उसके दोनों पैरों में 20-20 किलो का वजन बांध दिया है। उसके पैरों पर 40 किलो का वजन बांधने से पहले आपने उसके नीचे लकड़ी का एक पटरा रख दिया है। वो आदमी अब अपने 70 किलो वजन के साथ पैरों पर 40 किलो वजन लटकाए लकड़ी के एक पटरे पर बैठा हुआ है, करीब करीब मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार और मजबूर। ये मजबूर आदमी किसका बेटा है? ये किसका भाई है? किसका पिता है? ये किसका पति है? इस समय जब भीड़ ने इसे कैद कर लिया है, ठीक इसी समय उसके परिवार में दुख और भय का वातावरण होगा। क्या ये उस भीड़ में से किसी का अपना है जो अपने देवता को खुश करने के लिए 100 किलो वजन के साथ उसे रस्सी पर फिसलने के लिए मजबूर कर रही है? इस भीड़ का उस मजबूर व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है? यह रिश्ता शोषक और शोषित का है। यह रिश्ता उत्पीड़ित और उत्पीड़क का है। यह रिश्ता उत्तराखंड के सवर्ण और दलित का है। यमुना दत्त वैष्णव ने अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखा है कि जब घाटी में खेती की उपज कम होने लगती, किसी महामारी से पशु मरने लगते या बारिश नहीं होती, तो ऐसे में देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करने की जरूरत पड़ जाती थी। बारिश के देवता को संतुष्ट करने के लिए गांव के बादी को बुलाया जाता। बादी समुदाय के लोगों को सबसे नीची जाति का माना जाता था। बारिश लाने के लिए बादी को अपने प्राणों की बाजी लगाकर घाटी की सबसे ऊंची चोटी से नदी की पैंदी तक तने हुए एक रस्से पर
फिसलना होता था। इस तरह की पूजा पद्धति 18वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही है। एटकिंसन ने अपने गजेटियर में इस पूजा पद्धति का वर्णन इन शब्दों में किया है। एटकिंसन ने लिखा है, सूखे से जब खेती चौपट होने लगती है और पशु मरने लगते हैं और जब चारों तरफ भूख के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तब नाराज बारिश देवता को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह किया जाता है। गांव के बादी को बुलाकर पहले पूजा पाठ किया जाता है और उसके बाद एक बकरे की बलि दी जाती है। एक रस्सा पहाड़ की चोटी से नीचे घाटी तक तान दिया जाता है। बादी को चोटी की ओर से रस्सी के छोर पर लकड़ी की जीन पर बिठाया जाता है। रस्सी के दोनों छोर खूंटों से बंधे रहते हैं। यह खूंटे जमीन में मजबूती के साथ गाड़ दिए जाते हैं। काठ की जीन रस्सी पर आसानी से फिसल सके, इसके लिए उसके नीचे बीच में रस्सी को अटकाए रखने के लिए गहरी नाली बनाई जाती है। खिसकते समय बादी का संतुलन बना रहे, इसके लिए बालू भरे थैले दोनों ओर पैरों में बांध दिए जाते हैं। बादी जब रस्सी से नीचे की ओर फिसलने लगता है तो काठ की जीन में धुएं का अंबार उठने लगता है। चाहे रस्सी पर कितनी ही चिकनाई क्यों न लगी हो, रस्से और पटरे के घर्षण से आग पैदा हो जाती। बादी को रस्सी के टूट जाने का डर रहता, इसलिए वह अपने हाथ से बनाई रस्सी का ही उपयोग करता। यह रस्सी बाबिल घास से बनी होती है, जिसे बावड़ भी कहा जाता है। एटकिंसन लिखते हैं कि रस्सी के टूट जाने के अलावा भी बादी के ऊपर एक खतरा और मंडराता था। यह बादी खिसकते समय रस्सी से नीचे गिर पड़ता था और दर्शक समुदाय उसके गिरते ही अपनी तलवार से उसके टुकड़े कर देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराखंड में पहुंचने के बाद ऐसा करना वर्जित कर दिया गया। बादी के सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करने पर उसके द्वारा इस्तेमाल की गई रस्सी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते। एक एक टुकड़ा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के दरवाजे के ऊपर टांकने के लिए अपने साथ ले जाता। बादी के बाल मुंडवा दिए जाते। उसके बालों को भी किसान शुभ शकुन मानकर अपने पास रखते। बादी का जीवन खेती की उर्वरता का साधन माना जाता। यह विश्वास किया जाता कि भूमि के बांझपन को बादी ने स्वयं ग्रहण कर लिया है। यह विश्वास इतना पक्का था कि उसके हाथ का छुआ हुआ बीज खेत में नहीं बोया जाता। यह मान लिया जाता कि उसका छुआ हुआ बीज अंकुरित नहीं होगा। तो हमने देखा कि उत्तराखंड के सवर्ण अपने अमानवीय होने का प्रदर्शन कठबद्धी जैसा उत्सव मनाकर कर रहे हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं, उनके विश्वास अमानवीय थे। इस बात के लिए वे शर्मिंदा नहीं हैं, वे इस बात को छुपाना नहीं चाहते। परंपराओं में अवैज्ञानिकता हो सकती है, होती भी है, उनमें अतार्किकता हो सकती है, होती भी है, लेकिन परंपराओं में क्रूरता का होना एकदम ही अलग मामला है। उनमें क्रूरता का होना बुरी बात है और उस क्रूरता का उत्सव मनाना तो और भी बुरी बात है। मान लीजिए कि कल से उत्तराखंड के दलित कठबद्धी की तर्ज पर कठबामण नाम से कोई त्योहार मनाने लग जाएं, तब क्या होगा? क्या ब्राह्मणवादियों को कठबामण जैसा कोई भी उत्सव स्वीकार होगा? क्या कठबामण नाम के उत्सव में उन्हें अपने पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हमला दिखाई देगा? उत्तराखंड के लोगों को इस तरह के सवालों पर चिंतन करना चाहिए। उत्तराखंड के कठबद्धी मेले क्रूर परंपराओं की प्रदर्शनियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वो कैसे देवता थे जो बादी के साथ की जाने वाली क्रूरता को देखकर भी मानवता के पक्ष में सक्रिय नहीं हुए। संस्कृति पूजे जाने की वस्तु नहीं है, वो समझे जाने की वस्तु है, क्योंकि संस्कृतियां क्रूर भी होती हैं। क्रूरता को समझकर ही उनके खिलाफ लड़ा जा सकता है। समझना पहली सीढ़ी है। तो आज के वीडियो में हमने 3 सवालों को समझा। पहला सवाल यह है कि ये बादी कौन है जिसे काठ का बनाया गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या संस्कृति क्रूर भी होती है। तीसरा सवाल यह है कि क्या लोग अपने अमानवीय और अत्याचारी होने पर शर्मिंदा होने की बजाय अत्याचार का उत्सव मनाकर खुश हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों सवालों के सहारे आपको संस्कृति और परंपराओं को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।